स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। मैं चांदनी इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि सीटेट पेपर 2 से संबंधित है। इससे पहले हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट EVS का क्लास 3, 4, 5 का टोटल लेसन नोट्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस लेसन में अतीत के बारे में दिया गया है। कल क्या हुआ था ये बात हम रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न से देखकर इस चीज़ की जानकारी कर सकते हैं, या अखबार से पढ़कर भी जानकारी ले सकते हैं कि कल क्या हुआ था। अगर पिछले साल क्या हुआ था ये बात भी हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, जैसे में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इस लेसन में नर्मदा नदी, सिंधु नदी, 3 पहाड़ का नाम है जो सुलेमान किर्थर पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है और विंध्य पहाड़ी है। ये सब के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कुशल संग्राहक। आरंभिक लोग जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे तथा आखेट भी करते थे। यही कुशल संग्राहक कहलाते थे। कुशल संग्राहक का मतलब हो गया कि वो जड़, फल तथा जंगल का जो भी उत्पादक का सामान हुआ उसको वो अच्छी तरह से वो इकट्ठा करते थे ताकि आने वाले समय में उन्हें भोजन की कोई तकलीफ न हो। जो पहले के लोग थे, जो आरंभिक लोग थे, वो जंगल की जो भी विशाल संपदा थी उससे वो भली भांति परिचित थे और ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे तथा आखेट भी करते थे। यही कुशल संग्राहक कहलाए। नेक्स्ट एक नोट है, नर्मदा घाटी के आसपास रहने वाले लोग आखेट तथा संग्रहण करते थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस लेसन में नर्मदा नदी के बारे में दिया गया है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा घाटी के तट पर रह रहे हैं। और नर्मदा घाटी के आसपास रहने वाले लोग क्या करते थे, तो आखेट करते थे तथा संग्रहण करते थे। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पहाड़ी है और उस स्थान पर है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सुलेमान और किर्थर पहाड़ी तो कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम भारत यानी कि आधुनिक जो भी वर्तमान पाकिस्तान है उसमें। ये सब मैं आपको अभी मैप के थ्रू सबको डिटेल्स में समझा दूंगी। फिर गारो पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पूर्व भारत में है। ये सबको याद कर जाइएगा। और विंध्य पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य भारत में है यानी कि मध्य प्रदेश में है। और ये विंध्य पहाड़ी ही है जो भारत को 2 पार्ट में बांटता है। नेक्स्ट सुलेमान किर्थर पहाड़ी के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ी में क्या हुआ था जिसके कारण ये पहाड़ी जो है फेमस हुआ है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले मनुष्य ने गांवों में रहना आरंभ किया था। ये पूछा भी जा चुका है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया था सुलेमान और किर्थर पहाड़ी, दक्कन एवं कोंकण, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना दोआब। तो उसमें करेक्ट आंसर था सुलेमान और किर्थर पहाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ 8000 वर्ष की चर्चा हो रही है और गाँव में रहना शुरू किए थे तो कहाँ, तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी में। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले इसी क्षेत्र में गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाया गया था, तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया था।
नेक्स्ट है, सबसे पहले इसी क्षेत्र में पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया, जिनमें भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु थे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सुलेमान कीर्थर पहाड़ी में हम लोग 3 चीज को देखे। एक चीज देखे कि 8000 वर्ष पहले यहाँ लोगों ने गांव में रहना आरंभ किया था। दूसरा देखे कि यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना स्टार्ट किया। और तीसरा है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। और उन पालतू पशुओं में कौन कौन था? तो में भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु थे। तो ये जो 4 पशु का नाम दिया गया, ये चारों पशु का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गारो तथा विंध्य पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था। कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हो गया था। तो कहाँ हुआ था? तो वो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी में। लेकिन अगर कृषि का विकास कहा जाए तो कृषि का विकास अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो वो गारो तथा विंध्य पहाड़ी, अगर दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन में मारिएगा, और अगर एक रहेगा तो भी सही रहेगा। हो सकता है ये दोनों भी दे दे और ये दोनों में से कोई एक भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ था? गारो तथा विंध्य पहाड़ी में। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट है, विंध्य पर्वत के ऊपर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो विंध्य पर्वत के उत्तर में। सीटेट जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सहायक नदियां। वे नदियां जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है, सहायक नदियां कहलाती है। जैसे छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है तो वो उसकी सहायक नदियां कहलाती है। जैसे गंगा नदी में सोन नदी जाकर मिल जाती है, यमुना नदी जाकर मिलती है, चंबल नदी जाकर मिलती है। तो ये सभी नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। फर्स्ट पॉइंट है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर का बसना शुरू हो गया था। तो अगर सबसे पहले नगर बसना कब शुरू हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व। तो कहाँ हुआ था? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी कहाँ पे है? तो आप लोगों को मैं मैप के थ्रू सब क्लियर करूंगी, सब डिटेल्स में समझाऊंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको मैं पूरा क्लियर करूंगी। तो पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु नदी है, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां होती है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी नदी जो होती है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले आरंभिक नगर का बसना शुरू हो गया था। और 4700 वर्ष पूर्व, अभी हम लोगों ने 2 वर्ष को देखा, एक 8000 वर्ष पूर्व और एक 4700 वर्ष पूर्व हम लोग देखे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी। फर्स्ट पॉइंट है लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगरों का विकास आरंभ हुआ। सबसे पहले अगर नगर बसना शुरू हुआ था तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के, और अगर नगरों का विकास पूछा जाए तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। और समुद्र तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिण में स्थित इलाका प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। तो जो गंगा नदी है उसके दक्षिण में जो इलाका है वही प्राचीन काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। इसके जो शासक थे, जो मगध के शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य की स्थापना की। तो चलिए अब हम लोग मैप के द्वारा इसको पूरा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये नर्मदा नदी के तट पे चलते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी पे कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, और इसी नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जो लोग थे ये कुशल संग्राहक थे। यही कुशल संग्राहक जो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे तथा ये लोग यहाँ पे आखेट भी करते थे। तो यहाँ पे डेट नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ दिया है कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा घाटी के आसपास लोग आखेट करते थे तथा यहाँ पे संग्रहण करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग कीर्थर और सुलेमान पहाड़ी पे आएंगे तो यहाँ पे 8000 वर्ष पहले लोगों ने सबसे पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। और इसी क्षेत्र में सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में सबसे पहले
स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना भी प्रारंभ किया था और इसी क्षेत्र में सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया गया। और उन पालतू पशुओं में मैं आपको बता चुकी हूँ कि भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु थे। उसके बाद हम लोग आते हैं विंध्य पहाड़ी और यहाँ पे है गारो पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य भारत में है। ये जो विंध्य पहाड़ी है भारत को 2 पार्ट में बांट देता है और जो गारो पहाड़ी है ये मेघालय राज्य में पड़ता है। और इन्हीं दोनों पहाड़ी में कृषि का विकास प्रारंभ हुआ था। मैं आपको नोट्स में बता चुकी कृषि का विकास कहाँ पे हुआ था, तो यही विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी में कृषि का विकास हुआ था। कृषि आरंभ हुआ था किरथर और सुलेमान पहाड़ी में। और यहाँ पे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में यहाँ पे चंबल नदी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चंबल नदी की चर्चा नहीं की गई है। यही विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको सहायक नदी के बारे में बताई थी, तो यहाँ जो ये सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियां हो गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदी जो हो गई सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई। ये छोटी छोटी नदी जब बड़ी नदी में आके मिल जाती है तो वो सहायक नदियां हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी ये जो गंगा में आके मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदियां कौन हो गई, यमुना नदी, चंबल नदी और सोन नदी। इसको भी मैं एक नोट्स में मेंशन कर दी हूँ। तो अगर जहाँ पे सिंधु नदी की चर्चा की जाए तो सबसे पहले इसी नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर का बसना शुरू हो गया। और यहाँ पे जो है नगरों का विकास हुआ था। गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। जिस प्रकार किरथर और सुलेमान पहाड़ी में फसलों को उपजाना शुरू किया था और विंध्य और गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था, ठीक उसी तरह सिंधु नदी में नगरों का बसना शुरू हो गया था और गंगा और इसके सहायक नदियों में नगरों का विकास हुआ था। दोनों अलग चीज है। आरंभिक नगर का बसना कहा तो सिंधु नदी, और अगर नगरों का विकास कहेगा तो गंगा नदी। और अगर डेट पूछेगा सिंधु नदी का तो 4700 वर्ष पूर्व, और अगर गंगा नदी का डेट पूछेगा तो 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु नदी बड़ी है तो वो पहले ही वहां लोग बसना शुरू किया गया था। लोग बाद में जब नगरों का विकास बाद में हुआ था तो 2500 वर्ष पूर्व लोग इन्हीं नगर के किनारे बसना शुरू किए थे। और इसी गंगा के जो दक्षिण है नीचे साइड में इसके आसपास का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य को स्थापित भी किया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में लोगों को यात्रा करने के कारण, यानी कि प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे, उसके क्या कारण थे, वो यहाँ पे दिया गया है। जो लोग थे उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो यात्रा करते थे। उनकी यात्रा काफी जोखिम भरी होती थी, फिर भी वो रुकते नहीं थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है काम की तलाश में। सेकेंड पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। कोई भी प्राकृतिक अगर जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इसके कारण भी लोग यात्रा करते थे। नेक्स्ट है सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए। कभी कभी जो सेनाएं थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी यात्रा करते थे। नेक्स्ट है व्यापारी लोग मूल्यवान वस्तुएं लेकर। जो व्यापारी लोग थे वो कभी काफिलों में तो कभी जहाजों पर अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। नेक्स्ट है धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए। जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। नेक्स्ट है कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में। तो कुछ व्यक्ति जो थे वो नए और रोचक स्थान को खोजने की उत्सुकता के लिए वो यात्रा किया करते थे और इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिखी हुई सभी पॉइंट्स को ध्यान में दीजिएगा। सीटेड में इसी में से ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप, जिसको इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण पहाड़ियाँ, समुद्र और पर्वत करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है, तो पहाड़ियाँ, समुद्र और पर्वत करते हैं।
उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के अंतर्गत आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इसको याद कर जाइएगा कि जो दक्षिण एशिया है उसके अंतर्गत आधुनिक भारत आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी, पर्वत और समुद्र को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके और वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को भी पार कर सके। बहुत ऐसे भी व्यक्ति थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से भी आए थे और यही आकर बस गए। जो दक्षिण एशिया है वो एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल है तथा बाकी एशियाओं से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। फर्स्ट पॉइंट है इंडिया शब्द इंड से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो पॉइंट जो भी मैं लिख रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, सभी बात को एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि इंडिया शब्द किस से निकला है, तो इंडस से निकला है। और इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इंडिया को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। लगभग 2500 वर्ष पहले, पूर्व का एग्जैक्ट डेट पता नहीं होता है, जिसके कारण कोई भी डेट के पहले लगभग लगा दिया जाता है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व के बारे में देखें, जहां कृषि का आरंभ हुआ था। दूसरा नंबर में है कि हम लोग 4700 वर्ष पूर्व देखें, जहां पे आरंभिक नगरों का बसना स्टार्ट हुआ था। तीसरा नंबर में हम लोग 2500 वर्ष पूर्व देखें, जहां पे गंगा और सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। और अब हम लोग फिर 2500 वर्ष पूर्व, जिस समय गंगा और सहायक नदियों का विकास हुआ था, उसी समय की ये चर्चा है। तो 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी आए थे, वो सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिंधु को हिंदोस और इंदोस किसने कहा था, तो ईरानियों और यूनानियों ने। और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया किसने कहा था, तो यही ईरानी और यूनानी ने। ये जो सिंधु नदी है, इसके पूर्व में जो ये भूमि प्रदेश है, ये भारत है, इसी को ईरानी और यूनानियों ने इंडिया कहा था। नेक्स्ट एक नोट है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख, जो ये समूह है, भारत नाम का जो समूह है, इस समूह का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो इससे पता चल रहा है कि जो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। और ये जो संस्कृत की आरंभिक कृति कितने वर्ष पुरानी है, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। सितंबर 2018 के लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। ऑप्शन दिया गया था पाली, प्राकृत, ब्राह्मी और संस्कृत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, संस्कृत होगा। तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। जो आरंभिक कृति कितनी वर्ष पुरानी है, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ये जो संस्कृत में लिखा हुआ जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद में लिखा गया है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया जाता है। ये बात ऋग्वेद में लिखा गया है। अभी इस लेसन में पुरातत्वविद, इतिहासकार, तिथियां, रोसेटा और कारतूस के बारे में पढ़ना अभी बाकी है। वो सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही न भूले। धन्यवाद।